हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 7 प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो जिन भी मित्रों ने अभी तक के उन 7 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उन सभी को आप देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे मैथ्स के और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू चल रहे हैं मित्रों, तो आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम हमारे इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, एकल परिवार से तात्पर्य है। मित्रों, आप ये कोशिश कीजिए कि आपसे सारे के सारे प्रश्न बन जाएं। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन नंबर बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। और संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। या फिर केवल पति पत्नी। तो हमें यहाँ पर पूछा गया मित्रों एकल परिवार। एकल परिवार यानी कि जो सिंगल फैमिली होती है उसका आकार कैसा होता है या उनमें कौन कौन रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी मित्रों, क्योंकि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे ही शामिल होते हैं वो कौन सा परिवार होता है, एकल परिवार। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, तो जरूरी नहीं है कि वर्ष 1950 के बाद बना परिवार जो है वो एकल परिवार ही हो। ठीक है, और संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे एवं उनके माता पिता एवं दादा दादी हो तो वो तो संपूर्ण परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। और केवल पति पत्नी, तो ये भी परिवार का आकार नहीं है यहाँ पर एकल परिवार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है मित्रों, राइट आंसर, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल हो। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। ओके, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है वो हमें यहाँ पर बताना है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, लो पैड गेम्स, लॉक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। काफी बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और सिंपल भी है। ये प्रश्न हमने 1 से 2 बार सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम इसकी। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करना है हमें। यहाँ पर कुछ घरों की विशेषताएं दी हुई है, उस पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती है और पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। पत्थर, गारा और चूने की बनी मोटी दीवारें होती है और लकड़ी का फर्श होता है। ठीक है, लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली कौन सी विशिष्टताएं होती है। मित्रों यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 विशेषताएं दी हुई है। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि लेह और लद्दाख। ठीक है, लेह और लद्दाख के घरों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो लेह और लद्दाख वाले घर हैं वहां पर कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है कि निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ी थी तो ये दिया हुआ था उसमें। ठीक है, और अगर बात करें हम तो यहाँ पर पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती, क्योंकि ये वाला सी वाला जो ऑप्शन होता है मित्रों, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर होते हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ये उसकी विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर और ई नंबर पे क्या लिखा है, लकड़ी के फर्श होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, डी और ई। ए विशेषता, डी विशेषता और ई विशेषता, मतलब ये तीनों की तीनों विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों की है। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ओके, प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो
देखिए यहाँ पर हम सभी ऑप्शन की बात करते हैं, हमारे उपापचय दर को बढ़ाकर हमारे भार में कमी लाते हैं। तो ये काम जो होता है वो मित्रों रेशो का होता है, मतलब जो रेशे होते हैं ना, रुक्षांश जिसे हम कहते हैं, वो ये काम करता है कि वो हमारे उपापचय दर को बढ़ाता है और हमारे शरीर के भार में कमी लाता है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में हम विटामिन को नहीं लेते हैं और पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ये काम होता है मित्रों प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर है कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए बहुत कम मात्रा में यानी बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे लिए आवश्यक होते हैं कौन, विटामिन्स। ठीक है, तो ये जो विटामिन्स होते हैं ये हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 5। ठीक है, क्वाशरयोरकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। ठीक है, क्वाशरयोरकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वो क्या कहलाता है, वो है हमारा क्वाशरयोरकर। ठीक है, इसमें हाथ पैर बहुत ही पतले हो जाते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर बच्चों में होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। ओके, और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 6, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, मतलब जल पर आधारित कौन सी बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए एड्स। एड्स तो एक यौन संचारित रोग है। टाइफाइड, एनीमिया एंड टीटनेस। ठीक है, टीटनेस जो है वो एनीमिया खून की कमी से होता है, ये यौन संचारित रोग है। टीटनेस जो होता है वो भी हड्डी से संबंधित रोग होता है, मतलब ये हमारा जल से संबंधित रोग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो जल से संबंधित है। ठीक है, मतलब जल दूषित जल के पीने से हमें कौन सा रोग हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइफाइड में क्या होता है, जो हमारा ब्लड, मतलब ब्लड में बहुत सारी कमियां आ जाती है और धीरे धीरे करके ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न नंबर 7, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसे क्या कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताजा जल और नल का पानी। तो हम इसे क्या कहेंगे मित्रों, पीने योग्य पानी। आसुत जल जो होता है वो हमारे लैब में होता है, मतलब आसुत जल ऐसा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व, एलिमेंट कुछ भी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और ये अधिकांशतः प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। ताज़ा जल भी हो सकता है, नल का पानी, लेकिन हम पीने योग्य पानी के लिए हम क्या कहेंगे, मतलब पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी ही कहेंगे। ठीक है मित्रों, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो ये दिया हुआ है अगला प्रश्न नंबर 8। ठीक है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, जल चक्र को क्या नियंत्रित करता है, घास स्थल, वन, प्लवक, उपरोक्त सभी। जल चक्र यानी कि जो हमारा वाटर साइकिल होता है उसे क्या नियंत्रित करता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, वन जो है वो जल चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्लवक जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, और घास स्थल जो होता है वो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, मतलब घास स्थल में उतनी ज़्यादा अधिक होती नहीं है। परंतु अगर हम देखें जो वन है, वन यानी कि हमारा जो वन क्षेत्र है वो अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कंट्रोल करता है तो वो वाटर साइकिल यानी कि देखिए क्योंकि हम अगर देखें तो जल के द्वारा ही क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, तो यही जल चक्र को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, वन करता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, जैव अपघट्य पदार्थ मतलब कि जो आसानी से अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, यानी कि निम्नीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक का तो जैव निम्नीकरण होता नहीं है। ठीक है, पॉलीथीन भी जो है वो अपघटित नहीं होती है, सीसा भी अपघटित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप प्लीज़ सभी ऑप्शंस पर विचार करके यहाँ पर हमेशा आप नए मतलब जो भी आंसर होता है उस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जैव अपघट्य यानी कि वो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है वो जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 10। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन
बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे फूरियर, ठीक है, जिसे जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर भी कहते हैं या फूरियर भी आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर जिन्हें ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था, ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 की। तो ये दिया हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। प्रोफेसर बिरबल साहनी जी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MOP आइगर को या डॉक्टर V कुरियन को। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12वें की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक मछली है? जेलीफिश, लॉबस्टर, सॉल्मन, व्हेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये तीनों में से कौन सी एक मछली है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सालमन जो है वो एक प्रकार की क्या है? मछली है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 13 की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सर्वाधिक दीर्घायु है, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी जीवन अवधि होती है? देखिए आपने 11th क्लास में अगर बायो से पढ़े होंगे तो आप लोगों ने जीवन अवधि मतलब एक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि उसमें सभी जीव जंतुओं की जीवन अवधि दी हुई है। और हमारे सिलेबस में भी जैसे हमें बताया गया कि हाथी की कितने वर्ष होती है, मनुष्य की कितने वर्ष होती है, घोड़े की कितने वर्ष होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप बहुत से जानवरों की देख लीजिएगा कितनी कितनी जीवन अवधि होती है, ठीक है। जैसे कुत्ते की होती है 12 या 13 साल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पूछा गया है बाज, कछुआ, चीता, हाथी सबसे ज्यादा किसकी होती है दीर्घायु, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चीता की जो होती है वो सबसे ज्यादा इन सभी में से दीर्घायु होती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? मतलब हम अगर देखें तो दो प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, ठीक है, अंडज जैसे जो होते हैं ऑमनिओरस, ठीक है, अंडज, ठीक है, अंडज जो होते हैं यानी कि अंडे से मतलब ऑमनिओरस नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि दो प्रकार से जीव होते हैं, जो होते हैं जरायुज और अंडज, ठीक है। तो जरायुज जो होते हैं वो कहना चाहिए अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, मतलब अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। लेकिन अंडज जो होते हैं वो होते हैं पहले वो अंडे देते हैं, ठीक है, पहले वो अंडे देते हैं और फिर अंडों से क्या बनते हैं? अपने समान जीव बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अंडे देता है और प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इकिडना, कंगारू, शाही, व्हेल, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाही, ठीक है। इकिडना, कंगारू, इकिडना तो अपवाद है, ठीक है, और कंगारू भी अपने समान बच्चे वो देता है, बच्चे जन्म देता है, और वेल भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शाही, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाही। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है वो अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और सभी प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रोटोजोआ, ठीक है। एनिलिडा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में जो पॉरीफेरा में जो मतलब जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं उस प्रकार के जीव आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें अमीबा पूछा गया है, तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 16 की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, भारत का प्रथम उपग्रह है, ठीक है, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है वो हमारे भारत का प्रथम उपग्रह है। आर्यभट्ट आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, जीके का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भारत का प्रथम उपग्रह क्या है मित्रों? आर्यभट्ट, ओके।
अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 17 की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ मध्य प्रदेश की जलवायु है, ठीक है, भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय और मानसूनी। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है। ठीक है, कैसी है, मानसूनी है। ठीक है, मानसून के आधार पर जलवायु हमारे मध्य प्रदेश की बदलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 3 से 4 माह का समय रहता है मानसून का, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 16 की। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है? पुष्कर में, सोनपुर में, दादरी में या अजमेर में? ठीक है, ये हमारे मेले वाले चैप्टर से लिया गया है मित्रों, और ये हमने सॉल्व भी किया हुआ है। मैंने जो आप लोगों के टॉपिक वाइज जो चैप्टर अपलोड किए हैं, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग जो वीडियो अपलोड किए, उसमें हमने मेले वाला जो चैप्टर पारिवारिक उत्सव और मेले करके एक चैप्टर है हमारा, तो उसमें हमने ये प्रश्न को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ आप सभी वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, ताकि उनसे संबंधित जैसे प्रश्न आते हैं तो आप उन प्रश्नों को देखें, समझें कि किस प्रकार से आएंगे उस चैप्टर से प्रश्न। तो आप देख लीजिएगा आपके समय के अनुसार, समय निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोनपुर का जो मेला है, ठीक है, सोनपुर में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। ओके, फिर बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। वह आसन जो भोजन उपरांत किया जा सकता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो योग और आसन वाला चैप्टर है, ठीक है, तो वो हमें उससे भी संबंधित प्रश्न आया है यहाँ पर। वज्रासन, धनुरासन, हलासन या सर्वांगासन। ठीक है, तो आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा, जो योग वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों वज्रासन। ठीक है, वज्रासन जो है उसे मतलब भोजन के उपरांत भी किया जाता है। तो मतलब कहना चाहिए एक बहुत ही एंटिक आसन है ये, कि भाई सभी जो है, बहुत से आसन जो है सामान्यतः भोजन के पहले किए जाते हैं, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे भोजन के उपरांत भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पैरों को फोल्ड करके ऐसे बैठ जाते हैं, मतलब स्ट्रेट हमारी जो कमर की जो हड्डी होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसे स्ट्रेट करके इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वज्रासन, वह आसन जो भोजन के उपरांत किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि तीन जो है, मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो 3 स्थान आप प्लीज देख लीजिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब जो हमारा एमपी है, उसमें यूनेस्को के द्वारा कोई ऐसे 3 स्थान है जिन्हें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है मित्रों, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य 6 थीमों में से एक नहीं है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण की जो एनसीईआरटी यानी कि जो पर्यावरण का सिलेबस है, उसे पूरी तरीके से 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, एनसीएफ 05 में भी इसकी बात की गई है मित्रों। और प्लीज आप ये 6 थीमों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस पर प्रश्न आता ही है और ये पूछा जाता है कि कौन सी थीम है, कौन सी थीम नहीं है, या कौन सी थीम को शामिल नहीं किया गया है। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल और भोजन। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवास भी है, ठीक है, और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, और भोजन भी है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा काम और खेल। ठीक है, काम और खेल ऐसी एक थीम है जिसे पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ठीक है, ये 6 थीम आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत अजीज, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और चैप्टर नहीं है, यानी कि पूरा जो हमारे पर्यावरण का सिलेबस है, जो तीसरी से लेकर हमारे पूरे 10वीं तक के, यानी कि देखिए 10वीं तक के भी रहता है, 11th 12th में भी रहता है, परंतु यहाँ तीसरी से 5वीं तक के अगर बात करें हम, तो तीसरी से 5वीं तक के जो पर्यावरण का सिलेबस है उसे 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें ये वाले जो है काम और खेल शामिल नहीं किया गया। ओके, और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। ठीक है
लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ठीक है, लड़के और लड़के की यहाँ पर तुलना की गई है, लड़के और लड़कियों की। तो यहाँ पर अगर बात करें लड़के लड़कियों की अपेक्षा कर अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है। सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षियों के लिए सही है, मतलब बुद्धि के विभिन्न पक्ष है, यहाँ पर पक्षी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर पक्षी नहीं है मित्रों, यहाँ पर है पक्ष। बुद्धि के विभिन्न पक्ष के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये इस प्रकार का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लड़के बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां बहुत अधिक बुद्धिमान होती है, मतलब अपने अपने ब्रेन कैपेसिटी के अनुसार उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है। सभी का जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न आता है मित्रों, बहुत बार ये पूछा गया है कि मतलब कहना चाहिए, जैसे अगर कोई भी लड़के और लड़की से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वहां पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 23। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य यानी कि जो हमारा होमवर्क होता है। ठीक है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अच्छा दत्त कार्य है, जो अच्छा होमवर्क है, वो किस तरीके का होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, अगर सभी ऑप्शंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पर क्यों ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है देखिए मित्रों, जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमें कौन से ऑप्शन गलत होंगे और किस कारण से गलत होंगे, इसको भी वो जो थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास में, उसमें सोचना है, और जो ऑप्शन सही है उसके बारे में भी सोचना है कि भाई ये क्यों सही होगा। ठीक है, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और दत्त कार्य यानी कि होमवर्क का पूरा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे कुछ से अधिक अवसर मिले सीखने के। समय का बेहतर उपयोग एवं सुनिश्चित करना नहीं, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिगम विचार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध कराना ही हमारा दत्त कार्य, हमारा होमवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 24, किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर स्वयं करके सीखो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, आप प्लीज जो शिक्षण सूत्र है 10 से 12 शिक्षण सूत्र है, बहुत अहम है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है कि किससे किसकी ओर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। तो इस प्रकार के जो शिक्षण सूत्र है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप इसे पढ़ लीजिए। 10 से 12 सूत्र है हमारे शिक्षण सूत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हम हेराल्ड की बुक है, मतलब किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, परंतु हेराल्ड की बुक में कम से कम 15 शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं, 1 से 2 यूनिट में, आप देख लीजिएगा, तो उसे प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है, किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्वयं करके सीखो शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। कौन सी ऐसी विधि है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि और निरीक्षण विधि। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी कि जो वास्तविकता मतलब रियलिटी की तरफ जाते हैं उसमें, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमें चीज़ें ज्ञात है उसके आधार पर हम अज्ञात चीज़ों की खोज करते हैं। ठीक है, इनोवेशन करते हैं, या मतलब कहना चाहिए अन्वेषण करते हैं। ठीक है, अन्वेषक। ओके, बच्चे एक अन्वेषक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में ये तीनों शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 25, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? ठीक है, पर्यावरण शिक्षण को अगर हमको सुगम बनाना है, इजी बनाना है, तो निम्नलिखित में से आप किस क्रियाकलाप को अधिक महत्व देंगे?
पाठ्य योजना, शैक्षिक भ्रमण, गृह कार्य, कक्षा शिक्षण। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम अगर पर्यावरण शिक्षण को बहुत अधिक इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहे हैं या बहुत कहना चाहिए प्रभावशाली बनाना चाह रहे हैं तो शैक्षिक भ्रमण पर हम अधिक महत्व देंगे। ठीक है, पाठ्य योजना तो शिक्षकों के लिए होता है, लेसन प्लान। ठीक है, और हाँ, यहाँ लेसन प्लान की अगर बात आई गई है मित्रों तो आप प्लीज़ एक लेसन प्लान देख कर जाइएगा। ठीक है, लेसन प्लान में किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट होते हैं, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप प्लीज़ एक लेसन प्लान एटलीस्ट 1 से 2 लेसन प्लान आप सॉल्व करिए। ठीक है, मतलब आप किसी भी टॉपिक पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीडीपी के टॉपिक पर बनाओ या आप पर्यावरण के टॉपिक पर बनाओ, किसी भी विषय के एक टॉपिक पर आप कम से कम 2 लेसन प्लान 2 बार उसे पढ़कर जाइएगा। प्रश्न आते हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक भ्रमण। क्योंकि बच्चों को हम जितना अधिक किसी भी क्षेत्र पर घुमाने लेकर जाएंगे तो वो पर्यावरण से बहुत अधिक मात्रा में, मतलब कहना चाहिए बहुत अधिक अटैच होंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा प्रश्न 26। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि में यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ कि आगमन विधि में सबसे पहले हमें उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम खोजे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें ज्ञात है यानी उदाहरण हमें ज्ञात होते हैं और अज्ञात यानी नियम हमें ज्ञात नहीं होते हैं, तो उदाहरण से नियम की ओर हम अज्ञात आगमन विधि में जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जिसे हम कहते हैं। ओके, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 27 की। तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 27। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों की प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, सीखने वालों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विज्ञान के आधारभूत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 27। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहलू है जो महत्वपूर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना और सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। यानी कि यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो सीखने वाला है, जो बच्चा सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, उसकी जो प्रकृति है, मतलब उसका जो व्यवहार है, उसे रियल लाइफ से जोड़ना। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, उद्देश्य हो जाएगा पर्यावरण, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो यही है हमारा पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 28 की। तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण शिक्षण के प्रभावशाली विधि है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि है, व्याख्यान, आगमन, निगमन, प्रयोगशाला। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्याख्यान विधि तो पर्यावरण अध्ययन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि में जो शिक्षक होता है वो वक्ता के रूप में बोलते जाता है और जो विद्यार्थी होता है वो श्रोता के रूप में निष्क्रिय रूप में सुनते हैं। तो व्याख्यान विधि उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव विधि है तो वो रहेगी प्रयोगशाला विधि। यानी प्रयोगशाला विधि में ज़रूरी नहीं है कि हम लैब में जाकर प्रयोग करें, परंतु प्रयोग विधि जो है यानी कि हम भ्रमण कर सकते हैं, या जैसे अगर हमें बच्चों को बागवानी पढ़ाना है तो हम रियल तरीके से बागवानी कराए तो ये एक प्रयोग विधि हो गई। तो यहाँ प्रयोग विधि आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए, प्रयोग विधि प्रयोगशाला ना करके प्रयोग विधि हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब बात करें हम प्रश्न नंबर 29 की। ठीक है, सेशन की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की।
पर्यावरण का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 30, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों गतिविधि आधारित जो होती है वो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो होती है ये, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ओके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि अगर देखें तो गतिविधि आधारित अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से मित्रों ये होता है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट एंड। ठीक है, और हम अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, सभी की सभी प्रैक्टिस सेट देखिएगा। ठीक है, और अब थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में हम बात